हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, और यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में बैक्टीरिया के बारे में जान लिया था, यानी मोनेरा जगत को पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था प्रोटिस्टा। अब आपको अगर पता हो तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो तीसरा वर्ग बनाया था वो कौन सा था, कवक या फंगस, या सामान्य भाषा में हम उसे फफूंदी भी बोल सकते। तो देखिए तीसरा जगत कौन सा था, कवक या फंगस, या इसको फफूंदी भी बोला जाता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में कभी कभी क्या होता है, रोटी सड़ जाती, खराब हो जाती है, संतरा है वो सड़ गया, तो उसके ऊपर रुई के जैसी आप सफेद परत देखते हो, वो रुई जैसी सफेद परत ही क्या है, कवक है। अब ये कई प्रकार की होती है, कुछ होती है वो जो एक कोशिकीय होती है, कुछ बहुकोशिकीय होती है। एक आपने नाम सुना होगा पेनिसिलियम, जो सबसे पहले बनाई गई थी एंटीबायोटिक, और वो इस पेनिसिलियम का निर्माण किन से किया गया था, कवकों से ही किया गया था। एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उसके द्वारा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यह एक बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण है। उसी प्रकार एक कोशिकीय कवक है जिसका नाम है यीस्ट। आपको पता हो तो डबल रोटी, ब्रेड आदि बनाने के अंदर जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, यीस्ट, यानी ये एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। एक कोशिकीय कवक। देखिए बाकी सभी कवक कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन इनका अपवाद है, यीस्ट होता है वो एक कोशिकीय कवक है, और इसका उपयोग होता है रोटी, जो ब्रेड बनाने के अंदर किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया बोला जाता है उसको, शराब के निर्माण में भी इनका है वो उपयोग होता है। तो एक कोशिकीय का उदाहरण क्या है, यीस्ट है। ठीक है, उसके अलावा देखिए मुख्यतः ये जो कवक होती है ना, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है, और आपको पता है कि जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको क्या बोला जाता है, परपोषी बोला जाता है। यानी मुख्यतः कवक कैसी होती है, परपोषी। अब परपोषी यानी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगी, तो ये दूसरे पर निर्भर रहने के लिए दो प्रकार के संबंध बनाती है। एक का नाम है परजीवी और एक का नाम है सहजीवी। देखिए एक संबंध होता है परजीवी और एक संबंध होता है सहजीवी। दोनों का मतलब क्या है कि ऐसे दो जीवों का संबंध जिसमें एक जीव को फायदा हो रहा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, परजीवी। यानी एक जीव को फायदा यानी प्लस और एक को नुकसान हो रहा है माइनस, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे देखिए कोई बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर पर आकर बैठ गया, अब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर हमारे अंदर रोग हो गया तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये हमारा और बैक्टीरिया का संबंध क्या कहलाएगा, परजीवी। हम बोलेंगे हमारे ऊपर बैक्टीरिया है वो परजीवी है, कहने से ही पता लग जाता है कि परजीवी है, मतलब एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। तो कवक होते हैं वो कई जीवों के ऊपर बैठ के उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे आगे वाले जीव को तो नुकसान होता है और कवक को फायदा होता है। तो ये कवक का संबंध क्या कहलाता है, परजीवी संबंध। उसी के अलावा आपने एक नाम सुना होगा लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर कवक और शैवाल दोनों घटक रहते हैं, और कौन सा संबंध बनाते हैं, सहजीवी, यानी दोनों को ही क्या होता है, फायदा। ठीक है, दो ऐसे दोस्त आपस में मिल जाए, दोनों के काम निकल रहा है, दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी। यहाँ पर कवक है जो शैवाल प्रजाति है पौधे की, उसके साथ मिल जाएगा, तो दोनों को कैसे फायदा होगा, कवक को तो भोजन लेना है और शैवाल को लेना है आश्रय। तो कवक क्या करेगा, भोजन लेगा शैवाल से, और शैवाल को ये कवक रहने के लिए घर देगा, तो दोनों को ही फायदा हो गया, शैवाल को घर मिल गया और कवक को भोजन मिल गया। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध। तो कवक है वो भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहेंगे, परपोषी की तरह काम करेंगे। अब ये कुछ जीवों पर परजीवी के रूप में रहता है, कुछ जीवों के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। परजीवी वह संबंध होता है जिसमें एक जीव को नुकसान और एक जीव को फायदा होता है, और सहजीवी वो संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को ही फायदा या लाभ होता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को देखते हैं हम कुछ।
कवक भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवक परजीवी तथा सहजीवी दोनों रूपों में पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं परजीवी क्या होता है और सहजीवी क्या होता है। ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को नुकसान या ऐसा लिख सकते हैं एक जीव को हानि तथा दूसरे जीव को लाभ होता है, परजीवी संबंध कहलाता है। नोट कीजिए परजीवी की परिभाषा, फिर हम लिखते हैं सहजीवी की परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम लिखते हैं सहजीवी की। दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें
जिसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो, सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध कहलाता है। नोट कीजिए इस परिभाषा को। और ये आपके सहजीवी संबंध का उदाहरण है, वो है लाइकेन। लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक मिलकर कौन सा संबंध बनाते हैं? सहजीवी संबंध। शैवाल प्लस कवक। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो कवक प्रजाति होते हैं उसमें जनन कैसा होता है। तो इनमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट। कवकों में जनन। कवकों में तीनों प्रकार का जनन होता है। कायिक जनन किस किस विधियों के द्वारा होता है? तो देखिए इनमें कायिक जनन होता है खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा। इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो कवक का शरीर है, तंतु है, उसका कोई भाग टूटकर अलग हो जाएगा और वह नए शरीर का निर्माण कर लेगा। इसी विधि को क्या बोला जाता है? खंडन विखंडन बोला जाता है। दूसरा है आपके लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसको बोला जाएगा? लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है और उन बीजाणुओं को बोला जाता है कोनिडिया। तो देखिए लैंगिक जनन विभिन्न बीजाणुओं के द्वारा होता है। उन बीजाणुओं को कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन विभिन्न बीजाणुओं के द्वारा होता है, उनको कोनिडिया कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवक के अंदर अलैंगिक जनन बीजाणु क्या कहलाते हैं?
कोनिडिया कहलाते हैं। और लैंगिक जनन बीजाणु होते हैं वो अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि कवक को बांटा गया अलग अलग भागों में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो उन वर्ग के आधार पर अलग अलग प्रकार के लैंगिक बीजाणुओं के नाम है। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज है उसके बीजाणु कहलाएंगे बेसिडियम, एस्कोमाइसिटीज है उसके बीजाणु कहलाएंगे एस्किडियम। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन भी विभिन्न बीजाणुओं के द्वारा होता है। जैसे बीजाणुओं के नाम है एस्कस, बेसिडियम। ठीक है, तो इस पॉइंटों को तीनों को नोट कर लीजिए। कवकों में जनन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कवक जगत को अलग अलग किन किन भागों में बांटा गया है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, कवक है उसको 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। इनको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। देखिए स्टूडेंट, जो फाइकोमाइसिटीज प्रजाति के जो कवक होंगे ना, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नम स्थानों पर, सीलन भले स्थानों पर, वहां पर पाए जाते हैं। इनका जो कवक जाल का मतलब होता है इनका जो शरीर होता है जाल के रूप में होता है, यानी इनके शरीर में कुछ तंतु होते हैं और वो तंतु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? कवक जाल बन जाता है ये। तो इनके शरीर को क्या बोला जाता है? कवक जाल बोला जाता है। अगर उसके बीच में पट उपस्थित होगा तो उनको बोलेंगे पट्टीय, और अगर पट उपस्थित नहीं, यानी ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई पट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अपट्टीय, और अगर पट होते तो हम बोलते पट्टीय। तो ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के कवकों के जो वर्ग है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, किसी में कवक जाल होगा, पट्टी होगा, किसी में अपट्टी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो जो फाइकोमाइसिटीज है, इनका कवक जाल है वो अपट्टीय होता है और कई केंद्र को युक्त होता है। देखिए ये जो संरचना है, अगर इसमें पट होता तो ये एक केंद्र की ही होता, लेकिन इसके अंदर पट नहीं है, तो एक ही कोशिका में कई केंद्रक है, वो कवक जाल में कई केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फाइकोमाइसिटीज का कवक जाल कैसा होता है, तो इनका जो कवक जाल होता है वो अपट्टीय और बहुकेंद्रकित होता है। फिर हम देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से जीव आते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर। तो इसमें आते हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो है, इसके काफी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए फाइकोमाइसिटीज के।
तो फाइकोमाइसिटीज के बाद दूसरा देखते हैं हम एस्कोमाइसिटीज। देखिए स्टूडेंट, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका एक दूसरा नाम है थैली फंजाई भी बोलते हैं इनको, सेक फंजाई भी बोला जाता है, तो इन्हें थैली फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है। एक तो एक कोशिकीय मैंने आपको बताया था, जो एक कोशिकीय यीस्ट है वो भी किसका उदाहरण है, एस्कोमाइसिटीज का। और बहुकोशिकीय पेनिसिलियम है वो भी किसका उदाहरण है, एस्कोमाइसिटीज का। तो देखिए एक कोशिकीय उदाहरण एक कोशिकीय का उदाहरण है यीस्ट और बहुकोशिकीय का उदाहरण है पेनिसिलियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कवक जाल। इनमें कवक जाल होता है शाखित और पट्टीय, शाखाओं में बंटा होगा और पट्ट युक्त होगा। ठीक है, अलैंगिक बीजाणु मैंने आपको बताया था, कवक प्रजाति के अंदर अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया कहलाते हैं, और लैंगिक बीजाणु नाम के अनुसार होंगे तो इनके अंदर लैंगिक बीजाणु होंगे एस्कस, और अलैंगिक बीजाणु जो सभी में होते हैं क्या, कोनिडिया। तो देखिए इनमें अलैंगिक बीजाणु क्या होंगे, कोनिडिया। और लैंगिक बीजाणु लैंगिक बीजाणु कहलाएंगे एस्कस। इसके अलावा इसके एक और उदाहरण है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। एक इसका उदाहरण है न्यूरोस्पोरा। ये जो पादप है इसका उपयोग होता है वो जैव रासायनिक प्रयोगों के अंदर किया जाता है। जैव रासायनिक जो भी आनुवांशिक जैव रासायनिक प्रयोग होते हैं इसके अंदर न्यूरोस्पोरा का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार आनुवांशिकी के अंदर ड्रोसोफिला मक्खी का काम किया गया था, मक्खी पर प्रयोग किए गए थे, उसी प्रकार पादप प्रजाति में किस पर प्रयोग किए गए, न्यूरोस्पोरा पर। इसलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। यानी इसका उपयोग जैव रासायनिक प्रयोगों में किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, पादप जगत के ड्रोसोफिला। पादप जगत के ड्रोसोफिला कहा जाता है। तो वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। पादप जगत के ड्रोसोफिला किसको बोला जाता है, न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग है वो जैव रासायनिक प्रयोगों में किया जाता है। जिस प्रकार जंतु का ड्रोसोफिला का उपयोग किया गया उसी प्रकार इनका भी किया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है पादप जगत के ड्रोसोफिला। पॉइंट को नोट कर लीजिए।
क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या बोला जाता है, इनका दूसरा नाम है, इन्हें थैली फंजाई भी कहा जाता है। थैली के समान स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसको थैली फंजाई भी बोलेंगे। इनके अलैंगिक बीजाणु होते हैं वो कोनिडिया कहलाते हैं, और लैंगिक बीजाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्कस कहलाते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो एक कोशी के उदाहरण है आपके यीस्ट, और बहुकोशी के उदाहरण है पेनिसिलियम, जिससे प्रथम एंटीबायोटिक बनाई गई, ठीक है। और इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है, यानी शाखाओं में बंटा होता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। कवक जाल शाखित होता है इसलिए इसको क्या बोल दिया, शाखित बोल दिया। और पट्टी होता है, यानी पट पाए जाते हैं बीच में कवक जाल के। और इसके दूसरा और उदाहरण कौन कौन सा है, न्यूरोस्पोरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक प्रयोगों में किया गया, इसलिए न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है, पादप जगत के ड्रोसोफिला। नोट कर लीजिए इसको आप, एस्कोमाइसिटीज को। तो ये आपके एस्कोमाइसिटीज था स्टूडेंट्स। कवक के हमने दो भाग पढ़ लिए, एक तो कवक के सामान्य पॉइंट देख लिए, उसके बाद हमने फाइकोमाइसिटीज को देख लिया और एस्कोमाइसिटीज को देख लिया। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। जो दूसरे इसके दो जगत और बसते हैं आपके, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।